वेलकम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर आई अमीन का प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन आंसर। 2025 अक्टूबर को आर आई अमीन का प्रीलिम्स हुआ था। तो जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे ओ एस एस सी का हो या ओ ट्रिपल एस सी का हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये एक रिवीजन जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चंस है। और मैं बेसिकली मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा, और जो कि जैसे टाइम मैनेज हम लोग सीख सकें, और जैसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो 2-3 तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें हमको जल्दी सॉल्व करें हम लोग क्वेश्चन। और उसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँगा। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें कोई रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा या कोई चीज़ होगा जो समझा दिया करूँगा और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखें, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि हम लोग करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, फाइंड आउट कि टोटल उसमें इंक्रीज या डिक्रीज कितना परसेंटेज होगा। ओके, तो ये बेसिकली कुछ नहीं, जो सक्सेसिव परसेंटेज डलता है होता है उसी से होगा। और उसका एक अच्छा फॉर्मूला है जो कि है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है। सो यहाँ पे कोई एक नंबर है जिसका 25% इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस 25% हो रहा है, और एक है डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद 25% इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज हो रहा है 25%। सो हमको चेक करना है कि इन दोनों का इफेक्ट जो नंबर पे कितना परसेंट हुआ। सो फर्स्ट हमारा ए का वैल्यू है 25, बी का वैल्यू है -25, प्लस ए है 25 इंटू -25 डिवाइड बाई 100, विच इज इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा और बाकी जो है प्लस माइनस माइनस होके -625 बाय 100, विच इज इक्वल्स टू -6.25। नेगेटिव सिंबल जो आया है इसका मीनिंग ये है कि वो डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज हो रहा है, एंड कितना डिक्रीज हो रहा है 6.25%। लेकिन यहाँ पे 0.25 को फ्रैक्शन में दिया गया है, तो 0.25 का फ्रैक्शन होता है 61/4, इतना परसेंटेज। सो ऑप्शन बी डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसे भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका भी है। तो दूसरा तरीका ये है कि 25% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू देखना होगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/4। सो कोई भी नंबर अगर हो, मान लो x वो नंबर है, तो x पे अगर 25% डिक्रीज हो रहा है तो उसका हम लोग फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, डिक्रीज मतलब 3/4। 1 से 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 25% मतलब एक यूनिट है, टोटल 4 यूनिट में से एक यूनिट माइनस हो रहा है, तो बचेगा कितना 3 यूनिट, और वो भी बेस में 4 यूनिट से। तो x का कितना बचेगा 3/4 यूनिट। ये डिक्रीज के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। अगर -25% होगा तो ऐसे, अगर +25% होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1/4। सेम फ्रैक्शन है लेकिन उसके इंक्रीज, ये डिक्रीज के लिए 3/4 होता है, इंक्रीज के लिए कितना हो जाएगा 5/4। हम लोग 4 पे एक यूनिट बढ़ा के लिखेंगे 5/4। ठीक है। अब जो x है पहले उसने बोला है कि इंक्रीज होगा, सो पहले जब इंक्रीज करेंगे तो उसमें x पे कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 इंटू, और डिक्रीज जो भी ये नंबर बना नया नंबर, इसमें फिर कितना होगा डिक्रीज होगा 25%। सो इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। सो टोटली हमारा जो फ्रैक्शनल जो चेंजेस हुआ वो कितना हुआ 5 3 जा 15, और ये 4 4 जा 16। सो एक्स पे 1/16 का डिक्रीज हुआ। देखो कि पहले 16 यूनिट था, उसमें 15 यूनिट बन गया एक्स। सो डिक्रीज कितना हुआ एक यूनिट, एंड वो कितने पे फ्रैक्शन पे 16 पे। सो डिक्रीज कितना हुआ
1/16% और फ्रैक्शन में 1/16 डिक्रीज हुआ, और इसका जो है परसेंटेज वैल्यू वो कितना है 6 1/4%। सो ऑप्शन बी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो ये एक्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं, हम लोग सीधा 5/4 इंटू 3/4 करके उसमें से 15/16 निकाल लेंगे। तो 15/16 का मतलब ये हो जाता है कि x का अगर 16 यूनिट था तो अभी 15 यूनिट उसमें बचा। तो अगर बचा है 15 यूनिट तो उसमें कितना यूनिट का डिक्रीज हुआ, 1 यूनिट आउट ऑफ कितना 16 यूनिट से। सो इसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 6 1/4%। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 ये बोल रहा है कि ए परसेंटेज एज इज 3/5 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। ओके, उसकी मदर की एज से 3/5 है। आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ओके, हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट। ओके, सो ये रहा पर्सन। फ्रैक्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, फ्रैक्शन से बहुत आसान होता है। तो ये पर्सन है और ये मदर है। फर्स्ट प्रेजेंट टाइम पे जो अगर पर्सन जो है वो 3/5 ऑफ हिज मदर्स एज, मान लो मदर का एज हम लोग 5 लेते हैं तो इसका 3/5 कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे, और जैसे मैं ये समझाने के लिए बोला 3/5 जो होता है ऐसे समझाने के लिए बोला, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 5, मदर की जगह 5 होगा और ऊपर जो अपना न्यूमरेटर है वो पर्सन की जगह रह जाएगा। नहीं तो लेट 5, इसका सेम मीनिंग होता है कि हम लोग पहले 5 ले लेते हैं मदर का और उसका 3/5 कितना हो जाएगा पर्सन का। तो 5 का 3/5 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 हो जाएगा जो पर्सन का एज है। तो हम लोग ये फ्रैक्शन को डायरेक्ट 3:5 करके लिखते हैं। ठीक है, सो फिर इसके बाद और कंडीशन दिया गया है जो कि बोल रहा है कि आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 2/3 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। 8 ईयर के बाद वो कितना हो जाएगा 2/3। सो 2/3 मतलब 2/3। सो ये अगर मदर का 3 रहेगा तो पर्सन का कितना होगा 2। ठीक है, अब फ्रैक्शन में क्या होता है, ये आफ्टर 8 ईयर है, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 8 ईयर का गैप हुआ। ठीक है, सो फ्रैक्शन में क्या होता है कि एज, बेसिकली एज में क्या होता है, जो एज का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि मान लो लेट जो पर्सन था उसका एज मान लो 12 है और उसका मदर का एज मान लो 15 है। 8 साल बाद, 8 ईयर के बाद इसका जो पर्सन का एज कितना हो जाएगा इधर 20, और इसका एज कितना हो जाएगा, मदर का एज कितना हो जाएगा 23। सो इनका एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ये थ्री एज का डिफरेंस अगर होगा 8 साल बाद हो या 10 साल बाद हो 12 साल बाद हो, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। सो यहीं पे जो रेशियो पे भी हम लोग इसी चीज़ का ही अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई कैसे होगा, जो अभी देखो पहले पहले जो हमारा रेशियो है वो कितना है 3:5, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। सो सेकेंड वाले पे जो डिफरेंस है वो कितना है 1। सो इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, इधर 2 है इधर 1 है, इस पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये टोटल जो रेशियो है इस पे 2 मल्टीप्लाई कर देने से रेशियो का कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो हमारा डिफरेंस है वो हमको मिल जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई करने पर नया रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा 4:6। ठीक है, अब जो ये नया रेशियो है हमारा, और ये प्रेजेंट रेशियो था, और ये 8 ईयर के बाद ये 4:6 हो गया नया रेशियो। अभी जो इधर से इधर चेंज देखो, 3 से 4 तक आया तो मतलब 1 यूनिट का चेंज हुआ। सो 1 यूनिट का वैल्यू है 8 ईयर। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू है 8 ईयर। देन हमको पूछा है हाउ ओल्ड इज प्रेजेंट। ओके, मदर का जो प्रेजेंट यूनिट एज है, यूनिट में एज कितना है उसका 5 यूनिट। सो 1 यूनिट का अगर 8 ईयर है तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8×5=40 ईयर। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 53, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 5 6 7 leaves a remainder 3 इन ईच केस। ओके, हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि पहले तो ये तीनों से डिवाइड है। फर्स्ट हम लोग ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि ये तीनों से डिवाइड हो। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर कैसे मिलेगा, पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 6 7 कितना हो जाएगा 210। ओके,
मतलब 210, 210। ओके, उसके बाद अब ये 3 डिजिट नंबर तो है, लेकिन क्या ये ग्रेटेस्ट है? नहीं। तो इसका हमको ग्रेटेस्ट, इसका मल्टीपल ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मल्टीपल होगा वही वही नंबर 5, 6, 7 तीनों से डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीपल हमको ढूंढना है, और वो भी 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ओके, तो 210 पे अगर हम लोग 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 आता है, और इस पे अगर हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 1050। सो ये तो 4 डिजिट पे चला गया, मतलब यही वो नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा, और ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर हो, लेकिन जब इन तीनों से डिवाइड हो वो रिमाइंडर कितना दे? 3। सो ये अगर ये तीनों इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 3 आने के लिए हमको क्या करना है? उस पर +3 कर देना पड़ेगा, बस +3 अगर कर देंगे तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर हो इससे डिवाइड, ये तीनों जब इससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस ए सिंगल पोल। ओके, तो ये ट्रेन प्रॉब्लम में ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ नहीं। ओके, हमको इसके इधर एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो हमको टाइम दिया गया है और उसमें स्पीड दिया गया है। ओके, ट्रेन प्रॉब्लम में क्या होता है बेसिकली, एक जब ट्रेन किसी एक पोल को क्रॉस करेगा, ठीक है, एक पोल को अगर क्रॉस करेगा, वो क्या करता है? वो अपना ही डिस्टेंस को क्रॉस करता है। ठीक है, ऑब्वियसली वो ट्रेन जब इस पोल को क्रॉस करेगा वो अपने ही डिस्टेंस को कवर करेगा, तो इधर जो डी है वो क्या हो जाएगा? वो ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा। और टाइम कितने टाइम पे उसने क्रॉस करा है? 12 सेकेंड हमको टाइम गिवन है, और स्पीड हमको गिवन है, तो डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो वही तो पूछा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे यूनिट को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सेकंड पे है, इधर किलोमीटर पर आवर पे है, लेकिन हमको जो आंसर गिवन है सारे मीटर पे गिवन है। सो हमको पहले ये किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करेंगे। सो अभी इसमें और एक चीज़ हमको सीखने को मिला, अगर किलोमीटर पर आवर पे होगा और उसको हमको मीटर पर सेकंड पे अगर कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। ये 5/18 कैसे आया? ओके, 1 किलोमीटर/1 आवर अगर होता है तो उसमें क्या हो जाता है? 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकेंड। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5/18, और ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यहीं से आया है। ओके, तो हमको जब 16 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे हमको कन्वर्ट करना है, तो कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? 5/18 इंटू टाइम हमारा कितना है? 12। अभी सारा चीज़ किस पे आ गया? मीटर पर सेकंड पे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने से ये 6 2 जा 6 3 जा और 3 से ये 20। सो 2 2 जा 4, 200, और ये मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ओके, और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली ये भी बात है, अगर मीटर पर सेकंड पे होगा और उसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर पे, सो हम लोग उस पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? उसका उल्टा 18/5। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि टू आई शॉपकीपर है जो कि 2 आर्टिकल को 600 ईच पे सेल किया है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हमको 2 आर्टिकल का गिवन है 1600 ईच। ओके, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस हुआ है 20% सेकंड आर्टिकल पे। ओके, फाइंड द नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ दैट ही मैक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रेशियो मेथड से ही करेंगे, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। A1 A2 दो आर्टिकल मैंने ले लिया, और यहाँ पे CP एंड SP का मैं रेशियो लिखूंगा। ठीक है, अब 20% का जो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू वो कितना है? 1/5। ठीक है, लॉस के लिए प्रॉफिट के लिए हम लोग उस हिसाब से रेशियो ले लेंगे। उसने अब 20% प्रॉफिट क्या है फर्स्ट आर्टिकल में? ओके, 20% प्रॉफिट क्या है? मतलब उसका फ्रैक्शनल रेशियो, फ्रैक्शनल वैल्यू तो हमको पता चल गया 20% का 1/5 होता है, तो उसका रेशियो कैसे होगा? अगर CP उसका 5 होगा तो उसने 20%
प्रॉफिट क्या है। तो 5 का 20%, जैसे यहाँ फ्रैक्शन पे भी देख सकते हैं 1 यूनिट, अगर 5 यूनिट का कोई सामान होगा उसमें 1 यूनिट का उसने प्रॉफिट किया है तो वो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। ओके, नाउ उसने सेकंड पे 20% का लॉस किया है, तो लॉस के लिए भी 5 यूनिट अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4। लेकिन यहाँ पे गिवन है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, दोनों का इक्वल है। सो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस एक पे 6 यूनिट है, एक पे 4 यूनिट है, इसको हमको इक्वल कर देंगे तो ये पूरा जो सिस्टम हमारा रेशियो का सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और 4 का जो एलसीएम होगा उससे उसको हमको उस सेलिंग प्राइस में लाना पड़ेगा। कैसे, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 4 कितना होता है, 12। अब यहाँ पे 12 कैसे आएगा, ये 6 वाले जगह पे 12 कैसे आएगा, यहाँ पे ये पूरा टोटल फ्रैक्शन रेशियो पे हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नेक्स्ट नीचे वाले पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस इक्वल गिवन है। तो जो हमारा नया रेशियो है वो कैसा हो जाएगा, 10:12 एंड 15:12। अब देखो जो हमारा जो ये नया रेशियो है वो इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट बोला गया फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, अब इस पे टोटल इसने कितना, उसका कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है 25 यूनिट, और उसने बेचा कितना, सेलिंग प्राइस उसका कितना है टोटल 24 यूनिट पे। तो उसका ऑब्वियसली उसका कॉस्ट उसने 25 रुपीज़ में खरीदा इन टोटल, लेकिन 24 रुपीज़ में उसने बेचा इन टोटल। सो उसका लॉस हो गया है, पता तो चल रहा है। देखिए कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू 1 यूनिट का उसको लॉस हुआ है आउट ऑफ कितना, 25 पे, क्योंकि हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो 24 में उसने बेचा, टोटल कितना यूनिट का लॉस हुआ, 1 यूनिट का आउट ऑफ 25। सो अगर परसेंटेज पे 1/25 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 4%। ठीक है, तो उसने लॉस किया है 4%, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56। द सैलरी ऑफ एक्स वाई जेड, 3 पर्सन है, आर इन रेशियो दिस, द सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर इज 7,200, बाय व्हाट परसेंटेज सैलरी ऑफ एक्स मोर देन जेड। ओके, हमको एक्स वाई जेड का सैलरी का रेशियो गिवन है जो कि है 5:3:1। ओके, सो रेशियो हमको गिवन है। अब एक्स वाई टुगेदर का 7,200, तो 5 यूनिट और 3 यूनिट टोटल कितना हुआ, 8 यूनिट का वैल्यू हमको 7,200 गिवन है। बाय व्हाट परसेंटेज सैलरी एक्स मोर देन जेड। ओके, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा है तो हमको ये अमाउंट का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये जो दिया गया है ये बस ऐसे ही दिया गया है, तो हमको वो तो ज़रूरत नहीं, हम लोग फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमको एक्स और जेड का, एक्स जो है मोर देन दैट ऑफ जेड, जेड से कितना परसेंट ज़्यादा है वही चेक करना है। अब जेड कितना है 1, सो हमको 1 पे चेक करना है 1, और इधर कितना है 5 यूनिट, तो टोटल कितना ज़्यादा हुआ उससे 4 यूनिट का। सो ये हो गया 4/1, और इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो वो इसके इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 400%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 57, क्वेश्चन 57 क्वेश्चन कह रहा है कि a sum of money amount to 7,200 at 6 year and rs 9,900 after 9 year at the same rate of simple interest। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है। ओके, सो हम लोग चेक करेंगे पहले कि जब 6 ईयर से जब 9 ईयर तक गैप था तो उसका गैप कितना था, 3 ईयर का। तो टोटल 3 ईयर्स में उसको कितने पैसे मिले, 9,900 माइनस 7,200 विच इज इक्वल्स टू 2,700। मीन्स 3 ईयर में उसको 2,700 मिले, 1 ईयर में कितना मिला होगा, 1 ईयर में मिला होगा 2,700 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 900 रुपीज़ उसको मिला होगा, कितने, 1 ईयर में। ओके, हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जो ईयरली इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि वो
कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक अगर प्रिंसिपल अमाउंट कुछ होगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर ये अमाउंट हो जाता है हमारा उस साल का इंटरेस्ट, मतलब ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब 2 साल के लिए निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसमें इंटू 2 कर देते हैं, 3 साल के लिए निकालने बोलेगा तो इसमें इंटू 3 कर देते हैं, क्योंकि हर साल उसको कितना अमाउंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है पी इंटू आर परसेंट। ठीक है, यहाँ पे भी 1 ईयर को उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 900। अब देखेंगे जैसे उसको 6 ईयर में टोटल जो अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ ऐड होके प्रिंसिपल को अमाउंट हम लोग कहते हैं। तो जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 7200 इन 6 ईयर, 6 ईयर पे इतना है। लेकिन हमको बस इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6 ईयर में हमको बस इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5400 रुपीज़। सो अमाउंट इतना है और हमारा इंटरेस्ट 6 ईयर का इतना है, सो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 7200 माइनस 5400 विच इज इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 1800। अब वो बोल रहा है कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, हमको कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है 900, कितने रुपीज़ पे 1800 पे, सो 900 डिवाइड बाय 1800 इंटू 100, दिस इज द इंटरेस्ट। ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50%। ठीक है, सो आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन में हमको तो गिवन कंडीशन है और उसमें हमको ढूंढने के लिए बोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ढूंढना है। ओके, सो फर्स्ट में 5 टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 125, दैट इम्प्लाई 5 टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 125 को हम लोग कितने भी लिख सकते हैं 5 क्यूब। ठीक है, 5 क्यूब। ओके, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड हाँ बस इतना, तो एक्स माइनस वाई का हमको वैल्यू मिल गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पे और एक इक्वेशन हमको गिवन है 2 टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 128, दैट इम्प्लाई 2 टू द पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये 2 का पावर 7। ठीक है, सो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ गया 7। देन हमको पूछा गया है, पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा बोलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इम्प्लाई एक्स प्लस वाई कितना है 7 इंटू एक्स माइनस वाई कितना है 3, तो 7 3 जा 21, सो ऑप्शन बी। ये तो इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन में ये कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन दिस इज द गिवन कंडीशन। ओके, सो 5 टू द पावर ए एंड रूट 3 विच इज इक्वल टू 25, दैट इम्प्लाई ओके हम लोग 5 टू द पावर ए है और रूट 3 को, जैसे कि एक ये चीज़ है रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 1/2। ठीक है, ये वाला हम लोग इधर यूज करेंगे, तो इधर रूट 3 है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3, दैट इक्वल्स टू 5 स्क्वायर एंड दैट इम्प्लाइज 5 टू द पावर a बाई 3 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज a बाई 3 इक्वल्स टू 2 एंड a इक्वल्स टू 6। इतना करना नहीं पड़ेगा असल में, पता है एग्जाम में आप तुरंत तुरंत करोगे, मैं समझाने के लिए इतना ये सब लिखा हूँ ये सब चीज़ें। सो a इक्वल्स टू 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60। क्वेश्चन 60 में ये कह रहा है कि ए पर्सन टेक्स 30 मिनट मोर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, मान लो एक सर्टेन डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, एंड उसने क्या किया है उसको 30 मिनट मोर लगते हैं, कब, जब वो स्पीड को डिक्रीज करता है 40% से। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेंगे,
जो है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है फिक्स है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम ए से बी से तक वो जा रहा है, लेकिन हमको स्पीड और टाइम का वेरिएशन दिया गया है, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। मतलब अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा तेज अगर हम लोग दौड़ेंगे तो टाइम उतना ही कम लगेगा एक फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ये है कि जैसे स्पीड उसने कम कर दिया तो ऑब्वियसली ए से बी तक जाने के लिए नॉर्मल जैसे जाता है उससे ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 30 मिनट उसको मोर लग रहा है। तो क्वेश्चन वही है, तो हमको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एट हिज ओरिजिनल स्पीड। ओके, तो ओरिजिनल स्पीड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन रेशियो मेथड से बहुत आसान से हो जाएगा, या तो इसको ही पकड़ेंगे भी तो हो जाएगा। जैसे कि ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, डी इक्वल्स टू एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। ओके, सो यहाँ पे स्पीड का कितना परसेंट कम करा है उसने, 40% स्पीड का कम करा है, तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 2/5। तो 2/5 उसने कम करा है, तो वो अभी कितने स्पीड पे जा रहा है, कितना स्पीड, ये डिक्रीजिंग पे है। सो डिक्रीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये 3 बाय, अभी वो 3/5 जो पहले स्पीड से जा रहा था एस से, अभी वो कितने स्पीड में जा रहा है, एस इंटू 3/5 इंटू, तो टाइम हमको अगर डी को इक्वल करना है तो ये जो 3/5 जो ये वाला पोर्शन है इसको यहाँ पे टाइम के साथ उल्टा करके लिखना पड़ेगा, ताकि 5/5 कैंसिल हो जाए, 3/3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो मेरा एस इंटू टी रहे और डी मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, टी इंटू टी के साथ कितना मल्टीप्लाई करूँगा, 5/3, ठीक। सो टी कैसे कित एस अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो टी कैसे चेंज हो रहा है, 5/3 से। तो टी का जो परसेंटेज है और जो फ्रैक्शन है वो कैसे चेंज हो रहा है, टी का जो फ्रैक्शन है 5/3 से। सो टाइम का रेशियो क्या हो गया, पहले अगर उसको 3 यूनिट टाइम लगता था तो अभी उसको 5 यूनिट टाइम लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमको वो टाइम, उनका टाइम का डिफरेंस दिया गया है, 30 मिनट मोर लग रहा है, मतलब ये जो 2 यूनिट का गैप है वो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 30 मिनट। सो ओरिजिनली उसको कितना टाइम लग रहा था, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/2 इंटू 3, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 मिनट पे, ठीक है, 45 मिनट पे। लेकिन हमको यहाँ पे सब आवर पे ऑप्शन पे गिवन है, जो आंसर ऑप्शन है, सो हमको इसको आवर पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सो आंसर विल बी 45 / 60 विच इज इक्वल्स टू 3/4 आवर। ओके, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन कह रहा है कि 20 men and 25 women together can complete a work in 5 days. It takes 150 days for one man to complete alone the work. How many days will require for one woman to complete the work or the same work? Okay, so हम लोग टोटल वर्क पहले काउंट कर लेते हैं। सो टोटल वर्क काउंट करेंगे भी तो चलेगा, नहीं तो हमारा एक फॉर्मूला है M1D1 इक्वल्स टू M2D2, इसको भी यूज कर सकते हैं। सो लेट हम लोग एम ले लेते हैं मेल की एफिशिएंसी के लिए, मेल एफिशिएंसी के लिए, और डब्ल्यू ले लेते हैं फीमेल एफिशिएंसी के लिए। सो हमारा M1 कितना हो जाएगा, ओके इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो M1D1 इक्वल्स टू M2D2, ओके दैट इम्प्लाइज 20 into man, m is the efficiency of man, 20m plus 25 women, w मैंने women के efficiency के लिए ले लिया, this into 5 is equals to m1 कितना है, 1 person है, 1 person 1 मेल, जो कि 1m हो जाएगा इधर, 1m into 150, ओके दैट इम्प्लाइज। सो 20m कितना हो गया ये, अदर इसको काट सकते हो, 30 हो गया, 30m। सो 20m इस तरह इधर है, इधर से ये 20m उस तरफ जाएगा, तो ये हो गया 25 women इज इक्वल्स टू 10 men, एंड देन इम्प्लाइज मैन बाय वुमेन इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, मैन बाय वुमेन कितना, 25/10 विच इज इक्वल्स टू 5/2,
ओके, सो मेन का एफिशिएंसी कितना हो गया, m इक्वल्स टू कितना हो गया 5 एंड वीमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। सो नेक्स्ट हमको क्या पूछा गया है कि 1 वीमेन कंप्लीट द वर्क। ओके, टोटल वर्क निकाल लेंगे। सो मेन का एफिशिएंसी कितना है 5। सो 1 मैन कितने डेज में काम कर रहा है 150 डेज में। सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क इक्वल्स टू 150 इंटू मेन का मैंडेज 1 मैन 5 मैंडेज दिस। सो 1 वीमेन कितना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 वीमेन काम करने के लिए कितना, 1 वीमेन एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 2 यूनिट। सो टोटल वर्क हमारा 150 है, उसमें इतना टोटल 150 इंटू 5 है। सो उसमें डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो इसमें डिवाइड 2 करने से 75 एंड 75 इंटू दिस इज इक्वल्स टू 375 एंड दिस इज द आंसर। ओके ओके, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ से आगे ये सब ना करके एक और काम भी हम लोग कर सकते हैं जो कि रेशियो मेथड से है। हम सबको पता होगा, या अगर नहीं पता तो अभी पता कर लो, जैसे कि एफिशिएंसी जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेज के साथ। अगर मान लो एक वर्क है, कोई भी एक वर्क है, कोई भी एक काम है, तो उसमें अगर एफिशिएंसी तुम्हारा ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसमें जो डेज लगेंगे वो कम लगेगा। अगर तुम ज़्यादा एफिशिएंट हो तो ऑब्वियसली डेज कम लगेंगे। सो उस हिसाब से अगर मैं ये वाला अगर ये वाला रेशियो को ले लूँ, सो मेन और वीमेन का जो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना है 5:2। सो उनका जो डेज का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2:5। सो अगर डेज, जैसे मैन को 2 यूनिट का डेज लग रहा है, लेकिन 1 मैन का डेज तो दिया गया है कंप्लीट द वर्क, पूरा काम कंप्लीट करने के लिए उसको 150 डेज लग रहा है। सो इधर 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 150, और हमको एक वीमेन कितना काम करेगा वही देखना है। सो 5 यूनिट का वैल्यू कितने डेज पे, डेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम लोग, तो कितने डेज पे कंप्लीट करने के लिए क्या देखेंगे, 2 यूनिट का वैल्यू 150, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 75 इंटू 5 विच इक्वल टू 375 डेज। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 62, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, हैविंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट उसका गिवन है। ओके, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक गिवन है हमको जिसका लेंथ, ओके ये कैसे करें, हाइट भी गिवन है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ होगा, मान लो ये लेंथ 16 है और उसका ब्रेथ है 12, और जो ये हाइट है वो 8 है, ठीक है, ये वाला हाइट जो है ये 8 है, और ये जो है 16 है, और ये जो है 12 है, ठीक है। अब रेस्पेक्टली इच कट इनटू एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब। ओके, इसको हम लोग इक्वल क्यूब में कट करेंगे। ओके, क्यूब्स में कट करना है, लेकिन क्यूब का जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सो हमको ये जो इसको जब हम लोग कट करेंगे ऐसे पीसेस में कट करेंगे ना, तो ये जो कट करेंगे हम लोग, तो वो जो नंबर ऑफ पीसेस होगा, ये लेंथ पे भी एक पीसेस होंगे, ब्रेथ का भी पीसेस होगा और हाइट का भी पीसेस होगा, और वो सारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक क्यूब का जो साइड होता है वो इक्वल होता है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HCF लेना पड़ेगा इन तीनों साइड का, HCF ऑफ 16, 12 एंड 8 विच इक्वल्स टू 4 हो जाएगा HCF, ठीक है, HCF 4 है। सो हमको क्या करना होगा, जो क्यूब्स हम लोग कट करेंगे वो उसका साइज क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का साइज होगा, उसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे ऐसे 4 सेंटीमीटर ये तो लेंथ है हमारा, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये जो होगा ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कट कट होके जाएगा। तो यहाँ पे कितने कट होंगे, कट को छोड़ दो, यहाँ पे कितने क्यूब्स का वो जो कट होगा वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर, एक मतलब इधर पे 4 मेरे को ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे, ऐसे 4 ब्लॉक्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 16 के लिए 4 × 4 हो जाएगा, तो हमको 4 सेंटीमीटर वाले कितने ब्लॉक्स मिलेंगे, 4 ब्लॉक्स मिलेंगे। ऐसे ही इधर कितने मिलेंगे, 2 ब्लॉक्स, और इधर 3 ब्लॉक्स मिलेंगे, क्योंकि 12 है तो ये 4 3 जा और ये 4 2 जा के लिए
2 ब्लॉक्स। तो ऐसे ऐसे करके हमको कितने ब्लॉक्स मिले, लेंथ के लिए हमको मिले 4, ब्रेथ के लिए मिले 3 ब्लॉक्स एंड हाइट के लिए मिले 2 ब्लॉक्स। सो टोटल कितना ब्लॉक्स हो जाएगा, टोटल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, ऑप्शन बी। ऐसे तो इसमें कुछ नहीं था। और अगर हम लोग समझेंगे जैसे कि 2D में देख लेते हैं, 2D में ये है हमारा मान लो 16 है लेंथ और ब्रेथ है मान लो 12। पहले हम लोग वो ऊपर वाला जो प्लेट हमने कट करके रखा है एक 2D में पहले देख लेते हैं, फिर 3D पे चलेंगे तो रिलेट कर सकते हो। देखो अगर मैं 4 का ब्लॉक बनाऊंगा, जैसे मेरे को ये 4 चाहिए पूरा, तो यहाँ पे 16 को 4 मतलब मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। ये जो छोटा छोटा हिस्से हैं, ये छोटा छोटा जो है, ये छोटा छोटा, ये सब कितने कितने हैं 4 सेंटीमीटर के ऑब्वियसली। तो 4 4 जा 16 cm हो जाएगा। तो ये 4 हो गए, तो मेरे पास ये बन गए इस पे 4 कट। ठीक है, 4 कट तो नहीं, 4 ब्लॉक्स मिल गए। और 12 जो है उसमें कितने होंगे 3, क्योंकि 4 3 जा 12, तो इसमें 3। तो टोटल हम लोग जो ये ब्लॉक्स जो काउंट करते हैं, टोटल कैसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे कितने मतलब हॉरिजेंटल पे कितने 4 और वर्टिकल में कितने 3, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यही वाला यूज होगा यहाँ पे। सो इसको हो जाएगा, इसीलिए मैंने हाइट का, लेंथ का और ब्रेथ का मैंने मल्टीप्लाई करके 25 करा, यही होगा आंसर। ठीक है, ये बेसिकली ये वाला लॉजिक इस पे यूज हो रहा है। और अगर कोई 3D पे आप देख सकते हो तो ये चीज़, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया इस चीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73, ये 63 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 63। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिकली फॉर्मूला बेस क्वेश्चन होता है, लेकिन आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, जैसे ये नीचे वाला जो पोर्शन नहीं है, ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमीटर जो है, ये सबको देख के ही पता चल रहा है कि नीचे तो पक्का हमको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ही करना है करके। तो मल्टीप्लाई करने पे ये कट भी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला मेरे को इस पर फॉर्मूला दिख गया इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यही हम लोग करके देखेंगे यहाँ पे। तो देखना वो ऊपर भी साइन स्क्वायर है ना, तो कट हो जाएगा, वो ऐसा लग रहा है। ट्राई करके देखते हैं। सो नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन, चलो एक काम करते हैं, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं बाहर। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन चला गया बाहर, और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पे 1 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दैट इम्प्लाई ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बाहर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो जो इम्प्लाइज 2 बाय, अभी ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया, ये इधर है फॉर्मूला। सो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो ये कट हो जाके आंसर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 15 मैन वर्किंग फॉर 8 आवर ए डे कैन प्लॉग ए फील्ड इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 9 मैन। ओके, ये तो सिंपल क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। सो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है नॉर्मली, M1D1H1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 डिवाइड बाय W2। सो M1, M क्या है, D क्या है, H क्या है, M जो है वो मेंडेज है, मेंडेज। D क्या है, डेज। पीछे भी हमने बहुत बार यूज किया होगा पीछे वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन पे। H क्या है, टाइम, और आवर्स, कितने आवर पर डे काम करे। ठीक है, और W जो है वो क्या है, वर्क। सो M1 कितना हो गया, तो फर्स्ट जो हमको कंडीशन दिया गया है ये वाला, उसके हिसाब से इधर इधर पुट हो जाएगा, और सेकंड जो है
इधर पुट कर देंगे, और जो बच गया जैसे डेज बच गया है D2 हमको निकालना है, ठीक है। सो M1 कितना हो गया 15 मैन, D1 कितना हो गया 36 डेज में, H1 कितना है 8 आवर। तो वर्क कुछ गिवन नहीं है तो वो 1 ही ले लो उसको एक काम के लिए। एंड हाउ मेनी डेज, तो D2 M2 कितना है 9 मैन, D2 इंटू और बाय 1 लिख दोगे, या इधर भी सेम काम हो गया ना, काम W1 W2 सेम हो गया, तो 1 1 लिख दोगे तो वो कट भी हो जाएगा, लिख भी सकते हो 9 इंटू D2 इंटू, क्योंकि लिखना क्यों, एग्जाम में जल्दी जल्दी करोगे ऑब्वियसली, इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत तुरंत पुट करके ये फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे हम लोग एग्जाम पे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो बस। सो कितने आवर काम करेंगे 12, ठीक है। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 9 4 ज़ा एंड 4 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। सो D2 इज इक्वल्स टू 40 डेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, question 65. If the external and internal circumference of a circular road each, okay, एक circular road है, चलो मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब है, एडजस्ट कर लेना। सो ये एक सर्कुलर रोड है, रोड कौन सा है ये वाला हमारा, ये पोर्शन रोड है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये रोड है, ठीक है। ओके, सो इस पे एक एक्सटर्नल सर्कम्फेरेंस दिया गया है, जो एक्सटर्नल मतलब ये बाहर जो है, और इंटरनल मतलब जो अंदर है, दो सर्कम्फेरेंस गिवन है। ओके, ये ले लेते हैं हम लेट, जो इनर सर्किल है उसका रेडियस ले लेते हैं R, और जो आउटर सर्किल है उसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R। सो जो इनर सर्कम्फेरेंस एंड आउटर सर्कम्फेरेंस गिवन है, ओके ओके। सो 2πr हमको गिवन है कितना, कैपिटल R 396 मीटर, एंड 2π स्मॉल r हमको गिवन है 352 मीटर। ओके, देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड, ओके विड्थ निकालना है बस। ओके देखो यहाँ पे विड्थ जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो विड्थ कैसे निकलेगा, जो आर है कैपिटल आर है उसमें से ये छोटा सा जो स्मॉल आर जो है इसको सब्सट्रैक्ट कर देने से हमको क्या मिल जाएगा, ये डी, मतलब इसका विड्थ ले लो, विड्थ मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा, ठीक है। सो विड्थ कैसे निकालेंगे अभी, देखो हम मेरे को क्या चाहिए, आर माइनस आर इक्वल्स टू व्हाट, ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। सो हम लोग ये इन दोनों के यूज करके ये निकाल सकते हैं, कैसे, सिंपल, इनको सब्सट्रैक्ट कर दो सीधा, तो ये सब्सट्रैक्ट कर देने में क्या हो जाएगा 2πr माइनस 2π स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 396 माइनस 352, दैट इम्प्लाई आर माइनस आर इक्वल्स टू, सो इसको माइनस करने पे 2π मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा, और इसको माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे आएगा सम 44 आई गेस, हाँ 44 डिवाइड बाय 2π, और पाई का वैल्यू हमको इसीलिए गिवन है कि ताकि पुट कर सकें हम लोग। सो 44/2 इंटू पाई, ये हो जाएगा 7/22। सो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, आर माइनस आर कितना है 7, ठीक है। सो ऑप्शन ए 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज, अच्छा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम ऑफ ए, तो हमको ये गिवन है पाई आर स्क्वायर एच गिवन है कितना 1232 मीटर क्यूब। ओके, इफ द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 176 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड आउट द सर्कम्फेरेंस ऑफ इट्स बेस। ओके, मैं एक चीज़ शायद ड्रॉ करके आपको बता दूं कि क्या होता है, ताकि ये दिमाग से जाए नहीं कभी, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ओके, कॉर्ब सरफेस, ये जो दोनों हैं ये एक सिलेंडर है, ठीक है, पहली बात। तो ये ऊपर दो प्लेट, ऊपर और नीचे दो प्लेट जो लगे हुए हैं, नीचे दो प्लेट लगे हुए हैं, ये क्या है, ये हमारा फ्लैट सरफेस है, इसका जो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस है। लेकिन कर्व सरफेस क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर मान लो
ये जो सिलेंडर है मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, यहाँ से मान लो कट कर दो पूरा स्ट्रेट लाइन से कट करके उसको ऐसे खोल दूंगा तो मेरे पास ऐसा एक रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, विजुअलाइज करने की कोशिश करना, एक रेक्टेंगल आएगा। तो रेक्टेंगल का जो ये वाला है, ये वाला हमने ये जो कट किया है यही वाला वो कट है। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर का हाइट है। सो रेक्टेंगल का जो ये लेंथ, लेंथ तो ये वाला हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एच। और इसका जो ये लेंथ है, ये अपना जो रेक्टेंगल का जो क्या लेंथ है वो कैसे निकलेगा, वो है ये वाला जो पोर्शन, ये ऊपर का जो कैप है ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। सो ये इसका वैल्यू कितना है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। सो टोटल जो हमको मतलब अगर ये बोला गया जैसे फाइंड आउट दो, नहीं तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस बोला गया है। सो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। सो इसका फॉर्मूला ऐसे निकलता है कि कर्व सरफेस का जो है सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू एच। क्योंकि ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा ना, इसका एरिया कैसे होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, 2 पाई आर इंटू एच। सो ये हो जाता है सिलेंडर का कर्व सरफेस का फॉर्मूला, ऐसे ही निकला हो। सो एक बार मैंने सोचा बता दूं ताकि दिमाग से हटे नहीं वो कभी, कि अगर भूल भी जाओगे एग्जाम में तो इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो मैंने बताया। ठीक, सो नेक्स्ट हमको गिवन है पाई आर स्क्वायर एच इतना, एंड देन कर्व सरफेस का एरिया जो कि फॉर्मूला है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू गिवन है 176 मीटर स्क्वायर। देन फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस। ओके, फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल, आइदर तुम इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक, नहीं तो एक काम भी कर सकते हो। देखो पाई आर एच, तो यहाँ से मैं ये निकालता हूँ कि पाई आर एच इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 88। सो इस पे पुट करेंगे, देखना कैसे मैं पुट करता हूँ। इस पे क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो मैं एक क्या करूँगा, पाई आर एच इंटू, मैं इसमें से ले लिया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच था तो पाई आर एच इंटू आर इक्वल्स टू 1232। सही है। फिर नेक्स्ट पाई आर एच का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला था जो कि है 88 इंटू आर इक्वल्स टू 1232। ठीक है, एंड देन आर इज इक्वल्स टू 1232 डिवाइड बाय 88। ठीक, सो 88, 11 में अगर हम लोग इसको कैंसिल, 11 से चला जाएगा, 11 8 जा, एंड 11 1, एंड देन 1 एंड देन 2। ठीक है, फिर ये 8 से डिवाइड होगा, 8 14। ठीक है, सो आर कितना आ गया, 14 मीटर। आर हमारा आ गया 14 मीटर। देन फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस। ओके, बेस का जो ये जो बेस है ये बेस का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, देन 2 पाई आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 14, जो कि है 7 2 जा, एंड देन 2 2 जा 4, 88 मीटर स्क्वायर। ओके, ओ अच्छा, सर्कमफेरेंस ओनली मीटर। ठीक है, 88 मीटर, जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67। सो कन्वर्ट इनटू ए रेशनल, ओके, डेसिमल दिया गया है। इस पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, ऐसा क्वेश्चन ट्राई मतलब आप एक्स्ट्रा अपने मन से निकाल के कर भी सकते हो। ये वाला बता दूंगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, 0.863, लेकिन 63 के ऊपर बस बार है। ठीक है, 8 के ऊपर बार नहीं है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर पे क्या रहेगा, देखो ये जो इधर जितने भी वो डिजिट होगा सबको लिखो। जैसे कि ये कितना है, 863 है, उसको लिखो पहले, 863 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक मिनट, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से किसको माइनस करना है, जिस पे बार नहीं डला होगा। तो बार इधर किस पे नहीं डला है, 8 पे। अगर हाँ 8 पे, चलो मैं और एक एग्जांपल देके बता दूंगा। तो 8 पे नहीं डला तो 8 को इसमें से माइनस करना है, 8 को माइनस कर दिया, डिवाइड बाय जितने डिजिट पे बार हैं उतने 9 लिखना है। ठीक है, इधर 2 डिजिट पे बार डला है 6 एंड 3 पे, सो मेरे को 2 9 लिखा, और जितने पे नहीं बार डला है डेसिमल के बाद उतने 0 लिखने हैं। तो ये बस, तो इसको 8 से हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 855 डिवाइड बाय 990।
ओके, सो इसको हम लोग काट सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो एक चीज़ भी कर सकते हैं। देखो जैसे नीचे क्या है कि 11 का, हाँ ये जो अपना डिनोमिनेटर है वो 11 का मल्टीपल है, ठीक है, और ये ऊपर का जो है 11 का मल्टीपल ये नहीं है। सो नीचे 11 रहना कंपलसरी है डिनोमिनेटर पे। तो देखो आंसर ऑप्शन में से इस पे भी नहीं है 11 डिनोमिनेटर पे, इस पे भी नहीं है 11 का मल्टीपल, इस पे भी नहीं, लेकिन इस पे है। सो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा है। नहीं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे कि 9 पे ये कैंसिल होगा, 9 पे जाएगा तो ये हो गया 9 9 जा 21 एंड 9 5 जा, एंड इस पे 9 पे जाएगा तो 110, और जाएगा, हाँ 5 पे जाएगा ना, 5 1 जा 5 9 जा एंड देन 5 22, सो कितना हो गया 19/22, ठीक, ऐसे। क्वेश्चन 68, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 बाय, ये तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, 1/2 इंटू 64 2/3 इंटू 1/3 टू द पावर -1, ओके। सो 4/9 का हाफ मतलब उसका रूट 2/3 इंटू 6 टू द 4 का, आइदर आप 1/3 करके इसको देखो 1/3 और मैं 2 ऐसा कर सकता हूँ, और इसको पहले 3 1 जा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। 3 1 जा ये 4/3 टू द पावर -1, ओके, दैट इम्प्लाइज 2/3 इंटू, ओके देखो 64 का 1/3 मतलब क्या हो जाता है 64 का रूट क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा 4। सो 4 एंड जो आंसर है उसका फिर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 16 इंटू, और अगर -1 पावर पे अगर रहता है, जैसे कि a/b का अगर पावर -1 हो, सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाता है b/a, ठीक है, जो ये उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। सो यहाँ पे भी 3/4, 3 3 कैंसिल 4 एंड 4 2 जा 8, सो ऑप्शन बी। छोटा क्वेश्चन, इतना बताना नहीं पड़ेगा, हमने सबने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 69, क्वेश्चन 69 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, x/x+y+y/x-y डिवाइडेड बाय x/x-y प्लस, और सॉरी माइनस y/x+y। तो ये सिंप्लीफाई करना है बस, जैसे x² - y² और ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा x² - xy प्लस xy+y², और ये डिवाइड है मतलब मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, और ये x² जो ये होगा वो डिनोमिनेटर जो होगा वो ऊपर चला जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होने से x² - y² हो जाएंगे, वो ऊपर चला गया, एंड देन नीचे हो जाएगा x² + xy - xy+y², ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, दैट इम्प्लाइज, और ये xy भी इधर कैंसिल हो जाएगा। सो ये कितना बच गया x² + y² डिवाइड बाय x² + y² कुछ इक्वल टू 1, सो ऑप्शन सी। कुछ नहीं, सिंपल सिंप्लीफिकेशन ही था, बहुत सिंपल था। पर हमारे एक टीचर थे वो बोलते थे इसको मजदूरी करना, ठीक है, मजदूरी करवाते हैं बस, और इसमें कुछ मजदूरी भी नहीं, जैसे कि तुम हम लोग क्या करते हैं कि इसको इतने स्टेप, बहुत सारे ऐसे स्टेप में नहीं कैलकुलेट करते, बस जैसे स्किप करते चलते हैं, ये देखने से ये पता चल रहा है कि इन दोनों का मल्टीपल सेंग हुआ और इन्हें जानबूझ के डिवाइड दिया है ताकि ये दोनों कट जाए। सो उसके बाद इनको इनको जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे उसमें से देखो ये एक्स वाई वो कट हो जाएगा, और x² + उसका तो देखते ही पता चल जा रहा है कि उसका आंसर 1 होगा बोल के, ठीक है, जो प्रैक्टिस से हो जाएगा वो। क्वेश्चन 70, इफ 2 to the power x + 2 इंटू 3 to the power x - 2 इक्वल्स टू 96, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 96 इस तरफ है, लेकिन इस तरफ 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन करके दिया गया है, तो हम ऑब्वियसली 96 को ब्रेक डाउन और ये करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 96 का। तो 96 का फैक्टराइजेशन मतलब 2 से पहले ले लो, 2 4 एंड 8, फिर 2 से जाएगा 24, 2 से जाएगा 12, 2 6 जा 2 3 जा एंड सिंगल 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया
2 to the power 5, सो 96 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 1। ओके, जो कि हमको गिवन कितना है 2 to the power x+2 इंटू 3 to the power x-2। सो हमको x फाइंड करना है, तो किसी एक का पावर ले लो। चलो x+2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+2 इक्वल्स टू 5 और हमको x-2 इक्वल्स टू भी 1। ये जो पावर का 3 का जो पावर है इस तरफ इधर, और ये 3 का पावर, ये इक्वल होंगे ना, ऑब्वियसली इक्वल होना पड़ेगा ही पड़ेगा। इधर ये x-2 को 1 होना पड़ेगा 96 होने के लिए, सो x-2 मस्ट बी इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ पे भी सेम 5 जो है x+2 को 5 होना ही पड़ेगा, सो x+2 इक्वल्स टू 5। तो कोई एक पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल्स टू, यहाँ पे ये करने से भी x इक्वल्स टू 3 आएगा और इसको करने पे x इक्वल्स टू 3 आएगा। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ओके, हमको एक्स वाई का रेशियो गिवन है, सो एक्स बाय वाई इक्वल्स टू 3/4। मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ जनरली। तो देखो यहाँ पे वो टी लेने का गलती कर मत करना एग्जाम पे, क्योंकि टी लेने पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा फालतू का। टी हम लोग कहाँ पे लेंगे कहाँ पे नहीं लेंगे, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमको एक दूसरा ये गिवन देके ये पूछा गया है x3x-y डिवाइड बाय x+2y। यहाँ पे देखो जो हर एक टर्म है, यहाँ पे टर्म टर्म किसको कहते हैं, टर्म देखो a+b+c, ठीक है। यहाँ पे हर एक जो भी चीज़ प्लस और माइनस से सेपरेट हुआ होगा उसको हम लोग टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ABC प्लस DBC ऐसा होता, तो इन दोनों को एक एक टर्म कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो जितने भी टर्म्स हैं वो देखो उनका जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमको जो रेशियो गिवन है उसका भी पावर 1 पे ही गिवन है। सो इस पे x इक्वल्स टू 3t, y इक्वल्स टू 4t लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4 पुट इधर कर दोगे तब भी आंसर आ ही जाएगा। नहीं तो अगर t अगर लोगे तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ पहले, फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग t लेके देखेंगे फिर नॉर्मली करेंगे, ठीक। सो लेट हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू कितना 3t एंड y इक्वल्स टू 4t, ठीक है। सो ये कितना 3x माइनस वाई बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3t माइनस y का वैल्यू कितना है 4t डिवाइड बाय x का वैल्यू कितना हो गया 3t प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 4t। तो देखो ऊपर और नीचे t कॉमन जाएगा, देखो t कॉमन जाएगा, ये 3 3 9 हो गया, ये 4 हो गया, डिवाइड बाय ये t कॉमन जाएगा 3 प्लस 8 हो गया, ठीक है। देखो t कॉमन ही चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सबका पावर 1 था ना, इसीलिए वो t कॉमन चला गया, ये वाला जो t कॉमन चला गया और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये t लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं। फ़ायदा मतलब एग्जाम में क्यों करना है इतना कम। सो t नहीं लेके हम लोग डायरेक्ट 3 और 4 ऐसे 3 x को 3 एंड y को 4 पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5/, तो 5:11 ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन 72। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिक्रीज्ड बाय 2 cm, ओके, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल जिनके साइड इक्वल है, ठीक है, ABC। पिक्चर का कोई ज़रूरत भी नहीं होगा, वैसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ बस। इज डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ओके, इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय, ओके, एरिया भी डिक्रीज हो गया, ओके। तो लेट पहले साइड मान लो x था, अभी साइड हो गया मान लो x-2, ठीक, साइड हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया का जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है √3/4a²। अगर a इसका साइड का वैल्यू है, ठीक है, इक्विलेटरल है, तीनों साइड सेम है तो उसका इसलिए a सेंटीमीटर ले लो। तो फॉर्मूला क्या है √3/4a²। अब पहले क्या था x था और उस नेक्स्ट हमने क्या किया उसको 2 डिक्रीज किया तो x-2। अब जब x था उसका एरिया कितना हो रहा होगा उस टाइम पे √3/4x², और इसका एरिया कितना हो रहा होगा √3/4x-2 का स्क्वायर, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है हमको 11√3, ठीक है। तो दैट इम्प्लाई x² माइनस x-2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया √3/4 उस तरफ ले गया तो ये हो जाएगा 11√3 इंटू 4/√3, कैंसिल, ये हो गया 44। दैट इम्प्लाई ये हो गया x² माइनस x² प्लस 4x-4।
इक्वल्स टू 44, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड दैट इम्प्लाई 4x इक्वल्स टू माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, ये माइनस पे है तो ओबियसली माइनस, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 48 एंड देन x इक्वल्स टू 48/4, सो 12 cm, ठीक है। सो x कितना आ गया हमारा 12 cm। अब हमको क्या पूछा गया है, हाइट। हाइट कितना होगा, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका हाइट जो है ये है हाइट उसका। सो हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, √3/2a। सो हाइट कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन 73, क्वेश्चन 73 वो हमने शायद ये वाला क्वेश्चन 63 वाले पे क्वेश्चन किया था, ये नहीं वो रिपीट हो गया, तो 63 क्वेश्चन इसमें से गायब है, ठीक है। कोई नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा मैं बाद में इधर अपलोड कर दूंगा या रील जैसा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 ये कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0.04 टू द पावर -2, ओके। सो ये जो डेसिमल पे है उसको पहले रेशियो में कन्वर्ट और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, और फ्रैक्शन -2 और माइनस के लिए वो इन्वर्स हो जाएगा 11/4 का स्क्वायर एंड दैट इम्प्लाइज दिस डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 16, और इसको कट करेंगे तो कितना 4 से जाएगा 4, और ये 4 से कट होगा तो 25 दिस, यानी 4 से और एक बार कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 625, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 625। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच दिस मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, ओके। अच्छा, कोई भी एक नंबर होगा, मान लो कोई भी एक नंबर होगा, नंबर मान लो ए है कोई एक नंबर, जो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अगर वो नंबर जो है वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, क्यूब के फॉर्मेट में, और इसके मल्टीपल में होगा। मतलब a⁻3m, b⁻3 इंटू एन, c⁻3 इंटू एन, ओ ले लो या p ले लो, ठीक है, ऐसे रहेगा। मतलब ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर है, और जो 3m 3n 3p क्या है, मतलब 3 के मल्टीपल पे उसके पावर होगा, तभी तो जाके वो 3 के ऐसे पैकेट बनाएंगे, और जो 3 का पैकेट होगा वो एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, ठीक है। पैकेट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि 27 जो है वो क्या है 3 का क्यूब, सो 3 का क्यूब जो है वो क्या हो, 3 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये जो 3 का वो एक 3 का पैकेट बन रहा है, इधर भी ऐसे अगर ये 3 का मल्टीपल रहेगा 3 इंटू एम रहेगा, सो ये जो पैकेट है 3 का पैकेट बनेगा, जो कि ए को एक क्यूब बनाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही ट्राई करेंगे। सो कैसे करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो गिवन नंबर है, ठीक है। सो 13122, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाने से ये हो जाएगा 6561, एंड देन ये 2 से तो नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 से जाएगा तो ये होगा 729, ओके ये मिल गया, 9 से चला जाएगा तो ये हो गया 81 एंड 9 से 9, ठीक है। सो 13122 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू जो 9 का पावर है वो 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर का 4, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 3⁸, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमको पूछा गया है कि which must be divided to this number so that it makes a perfect cube। सो डिवाइड करने पे ये वाला जो नंबर को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा 2 है इसको पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड क्या होगा, पहले एक 2 डिवाइड करेंगे इंटू, और क्या डिवाइड करेंगे, देखो 3⁸ है, लेकिन जो 8 है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल लाने के लिए हमको इसमें से कितना 3 निकालना पड़ेगा, 2 3 निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं 3⁶ इंटू, अगर 3 स्क्वायर करा मैं, तो ये अगर मैंने निकाल दिया ये वाला पोर्शन, ठीक है,
ये वाला पोर्शन अगर मैंने निकाल दिया तो ये अकेला जो बच जाएगा ये एक क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। मतलब अगर 3 × 6 में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे। सो ये 3 3 का पैकेट बना के क्यूब बना देंगे, ऑब्वियसली क्यूब बनाएंगे, क्यूब इसको ही तो क्यूब कहा जाता है। सो मेरे को जो निकालना है जो एक्स्ट्रा आइटम वो क्या क्या है, और एक्स्ट्रा डिजिट जो है 3² एंड 2। सो 2 × 3² अगर मैं इस नंबर पे डिवाइड कर दूं तो मेरा जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो 2 × 3² कितना हो जाएगा, ये 2 × 9 जो कि होता है 18, ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में बस उतना ही। बस हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, और बाकी 25 जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो और एक पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा, जिसमें और 25 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है इसीलिए 2 पार्ट में मैं अपलोड करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।